Hello everyone, welcome to Global Online. This is अंकिता सोद पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट यूनिट में आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट। अब आप लोगों ने देखा होगा क्योटो प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। ये कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जो कि हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में मदद कर सकते हैं। तो क्या ये नियम होते हैं, क्या ये प्रोटोकॉल्स होते हैं, कैसे इनको फॉलो किया जाता है, कब इन प्रोटोकॉल्स को बनाया गया और कौन कौन सी कंट्रीज इससे जुड़ी हुई हैं, यहाँ से जरूर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सभी चीजों का ध्यान में रखते हुए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पेपर वन पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि 100 में से आप इसमें आसानी से 80 प्लस स्कोर करके अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हो। सो पेपर वन प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है जिसमें फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स हम आपको देंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में कोर्स अवेलेबल है। एग्जामिनेशन से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर करवाने की मैं आज आपको 100% श्योरिटी देती हूँ। फुल सिलेबस नोट्स है, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे जिसमें से एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये वीडियो लेक्चर्स में भी पहले आपके थ्योरी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए जाएंगे जो कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में होंगे, ट्रिक्स के साथ आपको याद करवाई जाएंगी चीजें। साथ ही वीकेंड पे आपके लिए मॉक टेस्ट और एमसीक्यू सीरीज भी लाई जाएगी ताकि जो पूरा वीक आपने पढ़ा है उससे बहुत अच्छे से आपकी रिवीजन हो जाए। 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में हम आपको देते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन के साथ। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एंड इसमें से भी एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 2000 रुपए। जब तक आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो जाता तब तक आप इसका फायदा उठा सकते हो। फ्री वीडियोस के एक्सेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है। इस कोर्स के अच्छे से आप लोग ओवरव्यू को जरूर पढ़िएगा। इसकी ड्यूरेशन 6 मंथ्स है। कंटेंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने मेरे सेपरेट सेशंस आ जाएंगे। इसमें अभी 150 से ज़्यादा सेशंस आपको मिलते हैं एंड मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि इन लेक्चर्स के अलावा आपको कुछ भी कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मिल जाएँगे दोनों लैंग्वेजेस में। फ्री डेमो वीडियोज़ अलग-अलग एजुकेटर्स की आपको मिल जाएगी। 2000 एमसीक्यू पीडीएफ है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। यूनिट वाइज़ फ़ोल्डर्स हैं, जहाँ पर आपको थ्योरी लेक्चर्स अलग हैं, एमसीक्यू सेशंस आपको अलग मिल जाएँगे, मॉक टेस्ट हैं और इवैल्यूएशन टेस्ट है जो कि एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए काफ़ी है। तो स्टूडेंट्स जल्दी से आप गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके हमारी टीम से इस कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हो एंड जल्दी से इस कोर्स को जॉइन भी कर सकते हो। सबसे पहला प्रोटोकॉल है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब देखो, एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि कब कौन सा प्रोटोकॉल बनाया गया था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 में लागू किया गया था। अब यहाँ पर बच्चे देख रहे होंगे कि 16 सितंबर 1987 लिखा हुआ है। तो साइन किया गया था इसके ऊपर 87 में, लेकिन इसको लागू करना शुरू कर दिया गया था 1989 में। दूसरा क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो ये है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस चीज के लिए बनाया गया था। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें ना, तो प्रोटोकॉल होता है कुछ रूल्स, कुछ कमेटी जैसे बनाते हैं ना किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, वैसे ही अपने एनवायरमेंट को बचाने के लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल्स बनाए गए थे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमारी ओजोन लेयर को बचाने के लिए बनाया गया था। ठीक है, हमने ओजोन लेयर के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। देखो, ओजोन लेयर आपको पता है समय के साथ साथ डिप्लीट होती जा रही है, उसका क्षरण होता जा रहा है। ऐसे में उस ओजोन लेयर को बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, हर एक कंट्री को कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, वो सब चीजें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में लिखी हुई हैं। एंड ये प्रोटोकॉल सिर्फ इंडिया का प्रोटोकॉल नहीं है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर पार्टिसिपेट किया है और सब लोग अपनी अपनी कंट्री में इक्वल लेवल पर उसको बचाने के लिए काम कर रहे हैं। एंड इसका नाम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों रखा गया, क्योंकि 16 सितंबर 1987 में जब इसको साइन किया गया तो वो किया गया था मॉन्ट्रियल नाम की जगह में, जो कि कनाडा में है। अब हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़े थे, सतत विकास के लक्ष्य पढ़े थे। उसमें टोटल 17 गोल्स होते हैं। एग्जाम में ये भी आता है कि एसडीजी के कितने गोल्स मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में भी इंप्लीमेंट करते हैं। वो है कितने गोल्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो 9 गोल्स हैं। पहला गोल नो पॉवर्टी, दूसरा जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथा गोल यहाँ पर नहीं है। पांचवा गोल है जेंडर इक्वालिटी। देन वी हैव एट्थ गोल डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 11th गोल है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज।
13वें नंबर पर गोल आता है क्लाइमेट एक्शन और लास्ट आता है पार्टनरशिप फॉर दी गोल्स। ठीक है, सो हिंदी मीडियम में भी ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सो क्योंकि ये हमारी रिवीजन वीडियो है तो यहाँ पर हम फटाफट से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर ही फोकस करेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है, अर्थ की ओजोन लेयर, आपको पता है कि प्रदूषण वगैरह की वजह से ओजोन लेयर पतली होती जा रही है, जिसमें हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में भी पढ़ा था। जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, फ्रिज होते हैं, वहां से जो गैस रिलीज होती है वो हमारे पृथ्वी की ओजोन लेयर को पतला कर रही है, डिप्लीट कर रही है, जिसकी वजह से सूर्य से आ रही हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हम हमारी पृथ्वी तक पहुंचेगी, जिससे हम इंसानों, जानवर, पृथ्वी और प्लांट सबको नुकसान पहुंचेगा, है ना? तो इसीलिए ओज़ोन लेयर को बचाना बहुत ज़रूरी है एंड इसीलिए इसके लिए प्रोटोकॉल्स अलग से बनाए गए हैं। सो समय के साथ-साथ इस पे काफ़ी अच्छे से काम हो रहा है एंड ओज़ोन लेयर को बचाने में थोड़े बहुत लेवल पर हम सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। अब देखो ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपको आइडिया हो जाएगा, असर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चन है। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका भी यहीं देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंटरनेशनल कन्वेंशन। जितने भी प्रोटोकॉल्स बने हैं उनमें से सबसे ज्यादा सक्सेसफुल, सबसे ज्यादा सफल जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ही है। ये बात बिल्कुल सही है। तो असर्शन रीजन में पहले एक स्टेटमेंट को पढ़कर आपने देखना है सही है या गलत है। ठीक है, इसके सफल होने के पीछे का कारण यहाँ पर दिया है, क्यों सफल है। द पार्टीज टू द प्रोटोकॉल हैव सक्सेसफुली फेज्ड आउट 100% ऑफ द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। क्योंकि यहाँ पर बोला है कि जितनी भी कंट्रीज ने, जितनी भी पार्टीज ने इस प्रोटोकॉल में हिस्सा लिया था, उन सब ने जिन गैसेस की वजह से, जिन चीजों की वजह से ओजोन लेयर को नुकसान पहुंच रहा था, उन चीजों को पूरे तरीके से कंट्रोल कर लिया है। इसी वजह से ये सक्सेसफुल इंटरनेशनल कन्वेंशन है, सफल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में से एक है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ये वाला रीजन जो है वो बिल्कुल गलत दिया है, क्योंकि 100% यहाँ पर पूरा नहीं हुआ है अभी तक। ओके, पूरी तरह से चीजों को कंट्रोल नहीं किया गया। अब जैसे आपको पता है रेफ्रिजरेटर से जो गैस रिलीज होती है, फायर एक्सटिंग्विशर से जो गैस रिलीज होती है, वो भी ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन वो चीजें तो हम अभी भी यूज कर रहे हैं। तो इसलिए 100% वाला कॉन्सेप्ट गलत है। इसलिए करेक्ट आंसर है, असर्शन बिल्कुल सही है, अभिकथन ए बिल्कुल सही है, लेकिन इसका जो कारण है वो गलत दिया गया है। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। वीडियो पसंद आ रही है, टॉपिक की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो रही है, तो मुझे कमेंट करके एक बार जरूर बता दीजिएगा। अगला है रियो अर्थ समिट 1992। अब देखो, इसको आप सिंपली रियो समिट भी बोल सकते हो, इसको आप लोग अर्थ समिट भी बोल सकते हो। ठीक है, सो इसको 1992 में लागू किया गया था, इसलिए इसका नाम रियो अर्थ समिट 1992 है। इसी के साथ रियो समिट में एक और टर्म आप लोग देखोगे जिसका नाम है एजेंडा 21। अब इसको एजेंडा 21 क्यों बोलते हैं, क्योंकि 21st सेंचुरी का ये एजेंडा था, इसीलिए इसको एजेंडा 21 बोलते हैं। ओके, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो सतत विकास होता है, उससे रिलेटेड था। एजेंडा 21 रियो समिट के अंदर आता है और ये सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड था, इसीलिए इसका ये नाम दिया गया है। इसके अलावा यूएनसीईडी, यहाँ पर आप देख सकते हो यूएनसीईडी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, इसको इसको भी रियो समिट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने हैं। एंड रियो कॉन्फ्रेंस, रियो में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये जगह का नाम है रियो दी जेनेरियो। यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी जिस जो कि 3 जून से लेकर के 14 जून 1992 के बीच में हुई थी। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो इसका यही नाम है, जो चीजें मैंने अभी बताई। 4 कैटेगरीज आती हैं इसमें। ठीक है, 4 श्रेणियां इसमें शामिल हैं, जिसमें पहला है सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन, सामाजिक और आर्थिक आयाम, प्रमुख समूहों की भूमिका को मजबूत करना, कार्यान्वयन के साधन और विकास, संरक्षण और प्रबंधन के लिए संसाधन। तो ये सारी चीजें याद रख लीजिए, एजेंडा 21 के अंदर ये 4 कैटेगरीज को इन्वॉल्व किया गया था। अगला फिर आ जाता है हमारे पास क्योटो प्रोटोकॉल। अब देखो, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, क्योटो प्रोटोकॉल किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में हम लोगों ने डिटेल में एक वीडियो ऑलरेडी लाई हुई थी। सो ग्रीन हाउस गैसेस को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्या क्या रूल्स होने चाहिए उसके लिए, क्या क्या कदम हमें उठाने चाहिए, उन सब चीजों को ध्यान में रखने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया था।
11 दिसंबर 1997 को, लेकिन इसको अच्छे से काम में लाया गया 16 फरवरी 2005 से। इसमें टोटल 192 पार्टीज यानी कि 192 कंट्रीज इन्वॉल्व थी। ओके, 2020 तक के इनके काफी सारे टारगेट्स थे जिनको इन्होंने अचीव भी कर लिया था। ओके, सो इस चीज को आप लोगों ने याद रख लेना है। क्योटो इसका नाम क्यों है? क्योंकि जापान में एक जगह है जिसका नाम क्योटो है। सो 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान में ये प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया था। कब किया गया था? COP3 के दौरान। COP3 का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। पार्टीज का यहाँ पर मतलब है मल्टीपल कंट्रीज। बहुत सारी कंट्रीज क्या करती हैं, मिलकर अपने पर्यावरण को बचाने के लिए एक कॉन्फ्रेंस रखती हैं। उसमें बहुत सारे कदम उठाए जाते हैं कि कैसे अपने पर्यावरण को बचाया जाए। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जब तीसरी मीटिंग चल रही थी, COP3 के नाम से जिसको जाना जाता है, उसके दौरान क्योटो प्रोटोकॉल का डिसीजन लिया गया था। ओके, सो क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए बनाया गया है? आंसर होगा ग्रीन हाउस गैसेस। अगला आ जाता है पेरिस एग्रीमेंट। सो इसको पेरिस 2015 COP21 क्लाइमेट एग्रीमेंट, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हो। पेरिस एग्रीमेंट को 196 कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया था एट UNFCCC कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP21। अब देखो एक क्वेश्चन ये भी आता है, ये पूछा जाएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल को कब एक्सेप्ट किया गया था? तो ये COP3 के दौरान किया गया था। वैसे ही पेरिस एग्रीमेंट को कब किया गया था? COP21 के दौरान किया गया था, इसलिए इसका नाम COP21 भी होता है। ओके, COP21 और एजेंडा 21 में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। एजेंडा 21 जो है वो रियो समिट से रिलेटेड है। वो 21st सेंचुरी में 4 एजेंडा उन्होंने रखे थे, इसलिए उसका नाम एजेंडा 21 है। एंड COP21 है रिलेटेड टू पेरिस एग्रीमेंट, जो कि क्लाइमेट में, जो हमारे पर्यावरण में जो परिवर्तन होते जा रहे हैं, उन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए, उन सब चीजों को मैनेज करने के लिए बनाया गया है। ओके, सो 196 कंट्रीज ने इसको एक्सेप्ट किया था। द एग्रीमेंट इंटेंड्स टू रिड्यूस द मिटिगेशन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। सो ग्रीन हाउस गैसेस को भी कैसे कंट्रोल करके हम अपने क्लाइमेट को एक अच्छा क्लाइमेट बना सकते हैं, अपने आगे आने वाली जनरेशन को अच्छा रख सकते हैं, इसलिए पेरिस एग्रीमेंट को वहां पर स्टार्ट किया गया था। अब ये जितने भी एग्रीमेंट्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, या फिर जो हम कॉप की बात कर रहे हैं ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बात कर रहे हैं, सो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हर साल होती है। अब एक मैंने होमवर्क क्वेश्चन आपको ये दे दिया कि बताइए कॉप जो 2023 में होने वाला है वो कौन सा कॉप है? COP21, 22, 23 कौन सा कॉप है एंड किस कंट्री में होने वाला है? श्योर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, नेट और सेट दोनों एग्जाम्स में आना है, ठीक है? तो ये आप लोग देख लीजिए। So thank you so much everyone for watching this video and I wish you all the very